एक शख्स सुबह 4 बजे करीब जंगल में शौच के लिए जाता है। जैसे ही वो जंगल की तरफ थोड़ा बढ़ता है, उसका पैर किसी चीज से टकराता है और वो एक गड्ढे में गिर जाता है। जब वो उठ के बैठता है और खड़ा होता है, देखता है कि उसके पास कोई चीज पड़ी है। ऐसा लगता है कि वो कोई इंसान है। इसलिए वो अपनी माचिस जेब से निकालता है और तिल्ली जलाता है और उजाला करता है। जैसे ही उजाला करता है, वो सामने चीज को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, उसकी चीख निकल जाती है। और जैसे ही चिल्लाता है तो उसके पास पास जो और आदमी आए होते हैं सोच के लिए, वो उसके पास भागते हुए आते हैं और कहते हैं क्या हुआ। तो कहते हैं यहाँ देखो क्या पड़ा है। तभी वो और आदमी उजाला करते हैं और देखते हैं कि सामने एक लाश पड़ी है, जिसके मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ है और शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं है। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, हम कहानी में आगे बढ़े उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो को एक लाइक कर दिया करें। आपका छोटा सा सब्सक्राइब और लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है आप तक नई नई कहानी पहुंचाने में और सच्ची घटनाओं को आप तक लाने में। दोस्तों, जो आज की घटना है, ये घटना है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर में एक थाना है तितौली। इस तितौली के ही अंतर्गत एक गाँव है। इसी गाँव के अंतर्गत सुबह सुबह एक शख्स मोहन चंद शौच के लिए जंगल में जाता है। और जैसे ही जंगल में जा रहा होता है, थोड़ा अंधेरा होता है, तो उसका पैर किसी चीज से टकराता है और गिर जाता है। जब वो गड्ढे से उठता है, बैठता है, तो देखता है सामने कुछ चीज पड़ी है। उसको देखने के लिए वो अपनी जेब से माचिस निकाल के एक तीली जलाता है। और जैसे ही उस तीली को जलाता है, उजाला होता है, उसके होश उड़ जाते हैं, उसकी चीख निकल जाती है। उसकी चीख पुकार सुन के आसपास जो कुछ और लोग आए होते हैं जंगल में शौच करने के लिए, वो उसके बाद भागते हुए आते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। तभी वो कहता है कि देखो यहाँ कोई लाश पड़ी है, शायद इंसान पड़ा है। उसके बाद वो लोग और उजाला करते हैं, कुछ जलाते हैं, तो देखते हैं एक महिला की लाश पड़ी होती है। उसके मुंह में कपड़ा फंसा होता है और उसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं होता है। और देख ही रहे होते हैं, बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उनको एक अजीब सी आवाज आती है, सरसराहट की, जैसे कुछ आसपास में कोई चीज चल रही हो, कोई चीज भाग रही है। इसके बाद तुरंत लोग मुस्तैदी दिखाते हुए उस आवाज की तरफ भागते हैं। और जब वहां पहुंचते हैं आवाज की तरफ, देखते हैं कि दो लड़के वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं। अब गांव वाले तुरंत उसको लड़कों को पकड़ लेते हैं और पूछते हैं कि तुम यहाँ से क्या करने आए थे और भाग क्यों रहे हो। तो लड़के पहले तो कुछ बताते नहीं है, पर गांव वालों में से कुछ लोग उसको पीटते हैं तो सच्चाई बताते हैं। जब सच्चाई सुनते हैं तो गांव वालों को गुस्से का ठिकाना नहीं रहता और उनके गुस्सा कितना पारा पड़ जाता है कि वो उसको बुरी तरीके से दोनों को पीटना शुरू कर देते हैं। और इस देखते ही देखते वहां पर 50 से 100 से लेके 200 आदमी की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। और सब उस पर जो भी सुनता आता कि क्या हुआ, वो तुरंत ही उस लिहाज को देख के और उनकी बात सुन के उनको उन लड़कों पे इतना गुस्सा आता कि ना कुछ सोचते ना समझते, बस उनको पीटना शुरू कर देते। उन्हीं में से एक शख्स तुरंत गांव भागता हुआ है, जाता है और बताता है घर में जाके कि काका काका जल्दी चलो, नहीं तो आज हमारे पोते को वो मार देंगे, गांव वाले जान से मार देंगे, पीट रहे हैं। उस घर में से तुरंत एक 65 साल का आदमी निकलता है, बुजुर्ग निकलता है, मोहर सिंह। और कहता है क्या हुआ। बताता है कि जंगल के किनारे पर आपके पोतों को पकड़ा है और गांव वाले बुरी तरीके से उनको मार सुनकर मोहर सिंह बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और तुरंत जंगल में पहुंचते हैं और देखते हैं कि गांव वालों की भीड़ उनके बेटे को, उनके पोते को पीट रही है, मार रही है। उनको लगा मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, छुटा नहीं पाऊंगा, तो तुरंत तितौली थाने जाते हैं, कोतवाली पहुंचते हैं और वहां जाकर सच्चों को सारी कहानी बताते हैं कि साहब साहब ऐसे ऐसे मेरे पोतों गांव वाले पीट रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, आप चल के उनको बचा लीजिए। इस घटना को तब से 1 से 1.5 घंटा बीत चुका था, थोड़ा उजाला भी हो चुका था। जैसे ही एसएचओ को इस बात की घटना की जानकारी मिलती है, तुरंत एसएचओ उस बुजुर्ग को लेके अपनी टीम को लेके जीप में बैठाता है। देखते हैं कि दो लड़कों को गांव वाले पीट रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे दोनों के दोनों मर चुके हैं, दम तोड़ चुके हैं। और पास ही एक और लाश पड़ी है जिसके सर पे जिसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं है और उसके मुंह में कपड़ा घुसा हुआ है। अब जैसे ही पुलिस वहां आती है तो गांव वाले मानने को तैयार नहीं थे, तो पुलिस कैसे न कैसे समझाती है और उन दोनों को छुटा के पास के ही सरकारी अस्पताल में ले जाती है। बहुत गंभीर थी। इसके बाद डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि इनको किसी बड़े सरकारी अस्पताल में रेफर कर दिया जाए, नहीं तो ये बचना इनका मुश्किल है, इनकी जान खतरे में है। ये सुन के पुलिस उनको एक दूसरे अस्पताल में भर्ती कराती है और थोड़ा उनका रिकवर होने का इंतजार करती है और गांव वालों से इस घटना की जानकारी लेती है। पर गांव वालों को जब चलता है पता कि पुलिस उन लड़कों को बचाने की कोशिश कर रही है, उनका इलाज करा रही है, तो गांव वालों आक्रोशित हो जाते हैं और उसी अस्पताल की तरफ जाते हैं जहां उस लड़कों को जहां उन लड़कों को भर्ती कर रखा था उनके इलाज के लिए। पुलिस कहती है कि ऐसे दरिंदों को, ऐसे वैसियों को बचाने की क्या जरूरत है, को तो मर जाना चाहिए और उनको मरने देना चाहिए। पर पुलिस कैसे न कैसे समझाती है, पर गांव वाले मानते नहीं है। तो पुलिस समझाती है कि हम कानूनी तरीके से इसको सजा दिलाएंगे, इनको होश में आने दो, ये जंगल राज नहीं है, यहाँ कानून का राज है, आप थोड़ा सब्र रखें, इनको होश में आने दीजिए, हम इनको जेल पहुंचवाएंगे, उनको फांसी चढ़वाएंगे। जब उन लड़कों की तबीयत थोड़ी स्थिर हो जाती है, सुधार होता है, तो एसएचओ साहब वहां पहुंचते हैं और कहते हैं कि क्या ये जो गांव वाले कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं या कोई ऐसी बातें कोई उड़ रही हैं। पहले तो लड़के
आनाकानी बतलाते हैं। पर एसएचओ साहब बोलते हैं कि अभी जो तुम्हारा हाल गांव वालों ने किया है, उससे तुम्हारा हाल इससे भी बुरा हो सकता है, इसलिए जो सच है वो बता दो, ताकि तुम इन गांव वालों के हाथों से बच सको, और कानून तुम्हें बचाएगा, पर सजा तुम्हें मिलेगी जरूर। अब कानून के हिसाब से मिलेगी। अगर गांव वालों के हाथ चढ़ोगे तो तुम्हें जान से मार देंगे, इसलिए जो सच है वो बता दो। अब लड़के घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और अपनी सच्चाई बताते हैं। जिस सच्चाई को सुनने के बाद पुलिस वाले भी, क्या ऐसे लोग भी इस धरती पर हैं जो कुछ करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते कि हम कर क्या रहे हैं। दोस्तों, जो कहानी बताते हैं, कहानी ये थी, ये अपने दादा और पिता के साथ इसी गांव में रहता था। इसकी माँ का देहांत बहुत साल पहले हो गया था, जब ये छोटा था। इसके दादा मोहर सिंह और इसके पिता इनको पालन पोषण कर रहे थे, इसका देखभाल करते थे। पर एक दिन मोहर सिंह अपने बेटे से बोलते हैं कि हम कब तक इसको अकेला पालेंगे, कब तक इसको बना खिलाएंगे, एक काम करो कि तुम शादी कर लो, दूसरी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर इस पर जो मोहर सिंह का बेटा होता है मना करता है कि नहीं पापा, मैं शादी नहीं करूंगा, हम इसे पाल लेंगे। पर मोहर सिंह के बार बार समझाने पे वो मान जाता है, और पास ही गांव में रहने वाली एक 23 वर्षीय लड़की पुष्पा से उसकी शादी तय हो जाती है, और बहुत ही धूमधाम से उसकी शादी होती है। पूरे गांव वालों की मर्जी से, समाज की मर्जी से होती है, और वो घर आते हैं। जो पुष्पा का सौतेला बेटा होता है, मोहर सिंह का पोता होता है, इसकी उम्र में और पुष्पा की उम्र में मात्र 3 से 4 साल का लड़का होता है। ये कभी भी अपनी सौतेली माँ को माँ नहीं कहता है, ये हमेशा उसका नाम लेके बुलाता है। जब भी उसको कुछ चीज जरूरत पड़ती, उसका नाम लेके मांगता कि पुष्पा खाना दे दो, पुष्पा दूध दे दो। ये बात मोहर सिंह को बहुत बुरी लगती है, और एक दिन उसको पास बुलाते हैं और समझाते हैं कि बेटे, वो सौतेली सही तुम्हारी माँ है, उसका नाम मत लिया करो, उसको माँ करके बुलाया करो। इसके बाद लड़का पूछता है कि क्या दादा, मुझसे कुछ गलती हो गई है, मेरी कोई शिकायत है? तो कहता है बेटा, कोई शिकायत नहीं है, पर मैं कह रहा हूँ ना, जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनो, कि तुम्हारी माँ है, उसका नाम मत लिया करो, उसको माँ करके बुलाया करो। तुम्हारी माँ है सौतेली सही, पर उसका नाम मत लिया करो। इसके बाद मोहर सिंह पोते को समझा के छोड़ देते हैं। पर शायद मोहर सिंह को भी नहीं पता था कि उसके पोते के दिमाग में चल क्या रहा है। सर, वो अपनी सौतेली माँ को छूने की कोशिश करता रहता, उसको पकड़ने की कोशिश करता रहता, और उस पर गंदी नजर रखता। और ये ऐसी लुगाई, वो अपने एक साथी हरिओम से सारी बात शेयर करता था, और बताता है कि यार, मेरी माँ बहुत सुंदर है, सौतेली है, और मुझसे 2 ही 3 साल बड़ी है, पता नहीं पापा को कैसे मिल गई। मेरा तो बहुत कुछ मन करता है कि उसके साथ कुछ करूं, पर हिम्मत नहीं पड़ती है। इस पे उसका हरिओम साथी कहता है कि तुम ऐसे ही देखते रह जाओगे, कभी कुछ करोगे नहीं, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। तो कहता है, अब मेरे बस की तो बहुत कुछ है, करूं कैसे, घर में सब रहते हैं। तो वो कहता है, एक काम करो, मैं तुम्हें गोली ला के देता हूँ, उस गोली को तुम खाने में या किसी चीज में मिला के दे देना, तुम्हारी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी। तो कहता है कि ठीक है। वो उसको 10 गोली का पत्ता लगा देता है, और लड़का उस पत्ते को लेके अपने घर पहुंचता है, और जाके इंतजार करता रहता है कि उसके पिता कब घर में ना हो, और वो अपनी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा कर पाए। इसके बाद फिर एक दिन मौका मिलता है, उसके जो पिता होते हैं वो मंडी के काम से कहीं बाहर गए होते हैं, तभी वो दूध में गोलियां, 10 की 10 गोलियां मिला देता है, और वो दूध खुद नहीं पीता है, बाकी उसकी जो सौतेली माँ पुष्पा होती है और उसका दादा मोहर सिंह होता है, वो सब पी लेते हैं। जैसे ही उसको पीते हैं, उनके नींद आ जाती है, नशा हो जाता है, और वो सो जाते हैं। उसके बाद वो पुष्पा के पास पहुंचता है, और उसको छूने की कोशिश करने लगता है, उसको पकड़ता है और झुंझलाता है, पर वो उठती नहीं है। वो उस समय नशे में हो गई होती है कि उसे कुछ होश ही नहीं होता है। अब इसके बाद वो मुस्कुराता है, खुश होता है, और उस अपने दोस्त हरिओम के पास जाकर बताता है कि काम हो गया है, वो बिल्कुल बेहोश हो चुके हैं। इसके बाद हरिओम कहता है कि तुम घर में कुछ करोगे तो दिक्कत हो सकती है, कोई आ सकता है, एक काम करो, तुम उसको उठाओ और जंगल में ले आओ, वही करेंगे। इसके बाद वो अपनी जाता है, पुष्पा को अपनी उसके बाद वो घर जाता है और पुष्पा को कंधे उठाकर जंगल में ले आता है, जो घर से सिर्फ 200 150 मीटर करीब दूर ही था। ये रात को 10 बजे का वाकया होता है। उसको जैसे जंगल में लेकर आते हैं, उसके कपड़े उतार देते हैं, उसके साथ अपनी हवस पूरी करने लगते हैं ये दोनों लड़के। कुछ घंटे में उसको जब होश आता है पुष्पा को, तो चिल्लाने की कोशिश करती है, पर वो उसी की सलवार उसके हाथ बांधते हैं, और उसके दुपट्टे को उसके मुंह में घुसेड़ देते हैं ताकि चिल्ला ना पाए। और फिर उसके साथ वो दरिंदगी करने लगते हैं, और उसके साथ मारपीट भी करते रहते हैं बीच बीच में, और उसके प्राइवेट पार्ट पर भी किसी चीज से हमला कर देते हैं। इसके बाद वो पूरी रात जब उसके साथ हवस पूरी करते रहते हैं, तो देखते हैं कि हरिओम देखता है कि उसकी जो सांसें हैं वो रुक गई है, वो कुछ हिल डुल नहीं रही है। लगता है शायद इसकी जान निकल गई है। जब वो देखते हैं कि हकीकत में ही पुष्पा की जान निकल चुकी है, वो मर चुकी है। अब वो घबरा जाते हैं कि क्या हो गई, मर कैसे गई। पर वो सोचते हैं कि अगर किसी को पता चल गया तो घर वाले तो जान से मार देंगे। तो कहते हैं, एक काम करते हैं, क्यों ना इसको इसी जंगल में दफना दें। फिर लड़का जो राजेश होता है वो घर जाता है भागता हुआ, और वहां से फाड़वा लेके आता है। वो पूरा खड्डा खोद ही चुके होते हैं, पर उन्हें याद आता है कि जो उसके बाकी कपड़े हैं वो मिल नहीं रहे हैं। वो इधर उधर कपड़े ढूंढने लगते हैं। उनको याद नहीं था कि हमने कपड़े फेंक कहाँ दिए।
अब वहाँ उनको आवाज़ आती है कि कोई आ रहा है, और वो आवाज़ सुन के कोने में छुपने की कोशिश करते हैं, वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, और वो सोच करने वाला आदमी आता है, उसका पैर टकरा जाता है, वो लाश में सब जानने के बाद पुलिस वाले उसको ले आते हैं, कोर्ट में पेश करते हैं और जेल भेज देते हैं। पर ग्रामीणों को गुस्सा बिल्कुल शांत नहीं हो रहा था, वो उनको फांसी लगाने की मांग करने लगे और कहने लगे कि इनको हमने हमारे हवाले कर दो, हम इनको जान से मार देंगे। पर पुलिस ने बहुत समझाया कि हम इनको नहीं दे सकते, हम कानून से बंधे हुए हैं, हम इनको कानून के हिसाब से ही सजा दिलवाएंगे। जिसने ये बात सुनी वो दंग रह गया और परेशान रह गया कि ये कई घटना कैसे हो गई, और क्या इनको करने से पहले इन अपराधियों ने एक बार भी नहीं सोचा कि हम क्या कर रहे हैं। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।